हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is male reproductive system in human. There is a male reproductive system in human. There is a reproductive system in a male consists of flowing organs, a pair of testes, a pair of epitheliums, a pair of vasa deferens, and singular vasa deferens is urethra, penis, and axillary gland. That is important for the a male reproductive system in human. That is shown in this figure. So here show this figure. There is a bladders, exhausted ducts, posterior gland, external urethra, and also present is a penis, internal urethra, external tissue, repush and gland penis, and the uterus, ambula, semivascular levels, urethra gland, vasa deferens, epithelium, testis, parietal sac. There is a male reproductive system, very simple. A male reproductive system here present in this diagram. There is a very easy. Here is the first of all of testis. Testis is a singular testis are depicted in a other male gland. In the adult male, each testis is approximately 4 to 5 centimeter long and about 12 gram in weight. And testis are extra abdominal that is present outside the abdominal in a pouch made up of skin and connective tissues called parietal sac and scrotums that is hung in the regions between to the leg. Here show the testis of digital diagram. Here the testicular lobes is a present reticulus testis, tubulosis recta, seminiferens tubus and tunica abelinea. It is a present and there are two utera and the head of epitheliums was a differential and base of epidemials and the vas difference is here. There is digital diagram here. The scrotum is the act of the thermoregulator. Scrotum is the act of thermoregulator. It's helped in a maintain of temperature of the testis
at about 2 to 3 Celsius lower than to the body temperature. There is the most important here. There is a temperature of testis about 2 to 3 Celsius lower than to body temperature. This temperature is suitable for the development of sperm. There is no suitable temperature. There is not development of the sperm. And anatomically, there each testis is enclosed to the capsule. There are white fabrics. Connective tissue is called tunica, is abluzinia, and the each testis has a several highly coiled tubulus called is a semiference tubulus, and there is a sperm are produced. Between there is a cell. The semiference tubulus is the connective tissue and which contain a clamps of the industrial cells, and also this is called Leydig cells. These cells is great to the testosterone. There is a male sex hormone. Testosterone. There is a male sex hormone, and testosterone is maintained to the primary and secondary sexual character in a male. There is a most important is a role here is the testosterone is a hormone in a human body. And next is the epithelium. The epithelium is here. It is a long, highly coiled tubes which is the remains attached to the testis and lies between two for the coital sac. Epithelium store a spermatozoa. Sperm is a spermatozoa is a sperm and their server to the passes for their transport for their testis. And third is a vas deferens is a sperm duct. It is also called the sperm duct is a vas deferens, and the epidemics is a continually as a vas deferens. It is entered to abdominal cavity and pass over the urinary bladder and join. There is a duct of seminal vascular form to the ejaculatory duct. The ejaculatory duct is open into the urethra, and the urethra here. Urethra is there is the male is about of 15 to 20 centimeter long and differentiate in the three parts. Anterior posteriorix part which is passed through the posterior gland, a middle membranous part, and the posterior penile part is passed through the capillary organ. The penis uterus is a function as a passes from the both semen and urine. There is a most important there is a pass out of the semen and urine here on this penis. The penis is the most important part of human organ. There is a penis is a cylindrically spongy and the muscular and the highly vascular supplied with the blood vessels. And cavity organs of male, the uterus is run through their central and serve as a common passage for urine and semen here. There is semen is the most important for the fertilizations. As during sexual excitement of the spongy tissue get filled up with the blood and making it erect and stiff externally. There is a penis is covered by the skin. The tip of the penis is sharp and highly sensitive. It is called glans penis. It is covered by the loose as a fold skin called to prepuce which can be detected. A function of various male part of given here. There is the organs and function. The important function of the male reproductive organ here in a human. There is the organs and function. The seminiferous tubulus is a test is a producer sperm. There is a function of producer sperm. And epidermis is here. Store the sperm is available there but minimal state. The sperm duct was difference. A contraction help to the passage of sperm into the uterus during the conjugulations. And semen vascular and prostate gland here. The semen and vascular is the prostate gland. They secrete the fluid which is the attractive and more nodulousness is a sperm. And urethra is the contractions expels the semen from the penis during the conjugulations, and uterus also carry urine to extractor. And the penis contains spongy tissue and serve as the capillary organ. दोस्तों हमारे पास जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, इंसानियत यानी इंसानों में नर जनन तंत्र कैसे है, मानवों में नर जनन तंत्र का क्या कार्य है और उसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र। कहते हैं नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंगे होते हैं, यानी मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इंसानों में, कहते हैं एक जोड़ी भूषण होती है, एक जोड़ी अधिभूषण एवं जोड़ी जो है शुक्रवाहक होते हैं, और मूत्र मार्ग और श्वसन तथा सहायक ग्रंथि भी उपस्थित होते हैं। यहाँ कई वर्ड जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम भी देखना चाहो तो डायग्राम में आप देखोगे कि किस प्रकार किसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है।
देखिए हमारे समक्ष जो है बहुत ही साधारण डायग्राम प्रस्तुत है, जिसको आपको बनाना और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मूत्राशय आपको दिखेगा, स्थानीय वाहिकाएँ भी दिखेगी और प्रोस्टेटिक ग्रंथि दिखेगा, बाहरी मूत्रमार्ग भी दिखेगा और श्वसन भी आपको नजर आएगा। अंतः मूत्रमार्ग और अग्र ऊतक और श्वसन मुंड भी आपको दिखेगा। मूत्र नली भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ से यूरिन बनती है। एम्पुला भी दिखेगा, शुक्राशय, कंदपुत्पत्र ग्रंथि और शुक्रवाहिना और एपिडेर्मिस, अधर्भूषण और भूषण कोश भी आपको नजर आएगा। तो ये टेस्टिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिस की अपनी एक कार्य है। देखते हैं आज यहाँ पर टेस्टिस के क्या कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है, और क्या ये फंक्शन अपना करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा भूषण ही है, टेस्टिस ही है, जिसको हम एक वचन यानी टेस्टिस कहते हैं भूषण। नर जनन ग्रंथियों में जनन ग्रंथ है और एक वयस्क नर में प्रत्येक भूषण लगभग जो है 4.5 सेंटीमीटर लंबा एवं 12 ग्राम भारी होता है। यानी इसका जो लंबाई अगर देखोगे तो 4.5 ही सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका भार जो होता है कम से कम 12 ग्राम होता ही है। ये उर्वरक अथवा उदर से बाहर त्वचा संयोजित ऊतक की बनी एक थैली के भीतर स्थित होती है, जिन्हें भूषण कोश भी कहते हैं। भूषण कोश सामान्य नाम अंडकोश, पोयता या टांगों के बीच में लटका रहता है, ठीक है। इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहो तो डायग्राम इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारे पास डायग्राम आ गया टेस्टिस का, यानी भूषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना हमारे समक्ष है, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसमें भूषण लोब्यूल्ड, रेटिल भूषण, ट्यूबली, रेक्टी, शुक्रधर नालिकाएं और जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी आपको दिखेगा। शुक्रवाहिनी, अधर्भूषण, एपिडेर्मिस मुख्यधार, शुक्र अवाहिका, एपिडेर्मिस शीर्ष और मूत्रमार्ग नज़र आएगा। ये बहुत डिजिटल है, यहीं पे जो है शुक्राणु बनता है और शुक्राणु जो है वासा डिफरेंस के रिगार्डिंग जो है आगे जो है फीमेल बॉडीज़ में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसकी और भी विशेषता है, तो विशेषताओं को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भूषण कोश एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है, यानी थर्मोरेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ये आपको समझ होनी चाहिए। कहते हैं ये भूषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 सेल्सियस नीचे बना रखता है, जो तापमान शुक्राणु प्रवर्धन के लिए अनुकूल होता है। अगर आप यहाँ समझना चाहोगे तो बात ये आपको याद रखना होगा कि आपने सर्दी में भी देखा होगा जो भूषण कोश होते हैं यानी टेस्टिस होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो बाहर लटके हुए नहीं रहते। कारण ये होता है कि ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं। अगर ये टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल होगा ये टेम्परेचर मेंटेनेंस क्यों करते हैं। और ये आपको कहने से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ये स्वयं करेंगे, क्योंकि इनको शुक्राणु को बचाना होता है। कहते हैं शुक्राणु जो होता है हमारे बॉडी के 2 या 3 सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो यही बात उन व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है जो कि बहुत ही ताप में काम करते हैं, तो उनका जो स्पर्म होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो जो है जीवित नहीं रहते हैं। जब लेबोरेटरी में अगर आप इसको चेकअप करोगे, टेस्ट करोगे, लेबोरेटरी में डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें बहुत से जो स्पर्म होते हैं डेड अवस्था में ही पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसको चेकअप कराएं, जांच करवाएं, तो पता लगता है कि बहुत से स्पर्म जो रहेंगे मरे हुए नज़र आएंगे। रीज़न ये होता है कि जो व्यक्ति धूप में अधिक काम करते हैं उनके टेस्टिस जो होते हैं उसमें कोई स्पर्म जो होता है सही कंडीशन नहीं मिल पाता है, टेम्परेचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं डेड अवस्था को चले जाते हैं। तो इसलिए जो है शरीर के तापमान में भूष्ट कोश जो होती है हमेशा मेंटेनेंस करती रहती है। जैसे ही सर्दी आता है ये बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही आपको गर्मी महसूस होता है, गर्मी के मौसम आता है, वो ढीला पड़ जाता है और लटक जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर जो है शुक्राणु को उसको बचाना होता है और शुक्राणु इसी कंडीशन में बच भी सकता है। कहते हैं संरचनात्मक रूप से प्रत्येक भूषण जो है श्वेत तंतु युक्त संयोजित ऊतक एक समुद्र में बंद रहती है, जिसे हम श्वेत कंचुक यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। प्रत्येक भूषण में अनेक अत्यधिक कुंडलित नालिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजनक नालिकाएं यानी सेमी फेरेंस ट्यूबुलस भी कहते हैं। आप चित्र में भी देखोगे जहाँ पर शुक्राणु नियमित होते हैं। शुक्रजनक नालिकाओं के बीच में संयुक्त ऊतक विद्यमान होते हैं, जहाँ अंतरालीय कोशिकाओं के गुच्छे स्थित होते हैं, जिन्हें हम लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। आपको पता है कि जो पुरुषों में हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो है पूरे जो है इनके जो टेस्टिस का कंट्रोल होता है और इसमें स्पर्म उत्पन्न करने में या कितना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो है टेस्टोस्टेरोन का योगदान होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में प्राथमिक एवं जो है गौण
लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, यानी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो आपको जो पुरुषों में बदलाव दिखता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, बॉडी का जो होता है काफ़ी विकास हो जाता है, तो ये सब कारणों जो है दाढ़ी मुंचाना सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही संभव होता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन न रहे तो आपको पता है कि मूंछ दाढ़ी आना संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके पश्चात है अधिभूषण यानी एपिडर्मिस। देखिए, प्रत्येक अधिभूषण एक लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है जो भूषण से जुड़ी हुई होती है और जो है भूषण कोश के अंदर विद्यमान होती है। अधिभूषण में शुक्राणु संचलित रहते हैं, यानी यहाँ पर ही जो है शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। अधिभूषण शुक्राणु के भूषण से परिवहन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। अधिभूषण जो याद रखना दोस्तों कि ये जो होता है स्पर्म को जाने के लिए आगे एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। उसके बाद शुक्रवाक यानी वास्ट डिफरेंस कहते हैं इसको। वास्ट डिफरेंस जो होती है प्रत्येक अधिभूषण के नली के रूप में एक शुक्रवाक नालिका होती है, यानी इसे एक आप नली के रूप में भी जान सकते हो। ये मूत्राशय के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़कर उदर के भीतर पहुंचता है और शुक्राशय और वाहिकाओं में मिलकर क्षणीय वाहिका यानी कॉन्जेक्युलेटरी ड्रग का निर्माण करती है। कहते हैं क्लथनीय वाहिकाएं जो मूत्र मार्ग में खुल जाती है, जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है वहाँ पर ये खुल जाती है। तो इसका भी अपना एक वाटर डिफरेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो होता है स्पर्म जो होती है, सीमेन जो होती है वो बाहर आती है। उसके पश्चात है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। देखिए दोस्तों, नर मूत्रमार्ग लगभग जो कहते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा व 3 भागों में विभेदित होती है। अग्रवर्ती प्रोस्टेटिक भाग जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ता है, एक मध्यवर्ती झिल्लीदार भाग और पश्चवर्ती शिशन भाग से मैथुन अंग निष्कर्षण यानी जो है कॉपुलेट्रिस और गंसेशन पेनिस से होकर गुजरता है। मूत्र मार्ग शुक्र एवं मूत्र दोनों के लिए मार्ग का कार्य करता है। याद रखना दोस्तों कि ये शिशन जो होती है ना, ये मूत्र मार्ग और जो सीमेन होती है ये दोनों का ही मार्ग होता है। इसी के थ्रू जो है सीमेन और जो है आपका मूत्र बाहर निकलता है, यानी यूरिन बाहर निकलता है। अब हमारा जो है पेनिस यानी शीशन। देखिए, शीशन एक बेलनकार स्पंजी पेशी और अत्यधिक समान रुधिर वाहिकाएं युक्त नर मैथुन अंग होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो होते हैं ब्लड होते हैं। ब्लड कारण ये होता है कि इनको कई जगह विभक्त होने की आवश्यकता होती है। तो ये जो होते हैं काफ़ी इसमें ब्लड वाहिकाएं युक्त होती है। मूत्र मार्ग इसके केंद्र से होकर गुजरती है और शुक्र और मूत्र यानी जो सीमेंस और जो यहाँ पर यूरियन होते हैं दोनों के लिए ये साझा पथ का कार्य करती है। लैंगिक उत्तेजना के दौरान स्पंजी ऊतकों में रुधिर भर जाने से यह कड़ा एवं खड़ा सा हो जाता है, क्योंकि रुधिर का ही सारे कार्य होते हैं। अगर ब्लड न हो तो ये कड़ा और खड़ा होना इसके लिए संभव नहीं है। बाहरी रूप से शिशन त्वचा के ढका हुआ रहता है। शिशन का जो है शीश नरम एवं अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसे हम शिशन मुंड भी यानी ग्लैंस पेनिस भी कहते हैं। ये त्वचा के एक ढीले बल्ले से ढका हुआ रहता है, जिसे जो हम शिशन गंडक्ष कहते हैं। ये जो है संकुचनशील होते हैं। नर जनन अंग के विभिन्न भागों के कार्य नीचे कुछ दिखाए गए हैं, जिसको आप टेबल में समझ सकते हो कि जो है नर जनन अंग की क्या खासियत है और क्या इनकी विशेषताएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है नर जनन अंग की कुछ विशेषताएं दिया गया है। सबसे पहले इसमें है जो भूषणों में शुक्र जनन नालिकाएं। इसका क्या कार्य होता है? शुक्राणु उत्पन्न करना, यानी शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है? भूषण में शुक्र जनन नालिकाओं में होती है। उसके बाद अधिभूषण यानी एपिडाइमिस। इसमें जो है शुक्राणुओं के जीवन क्षम लेकिन निश्चल अवस्था में संचलन होती रहती है। उसके पश्चात शुक्रवाहिनी यानी शुक्रवाहक। स्तन के समय संकलन की सहायता से शुक्राणु मूत्रमार्ग में प्रवेश करते हैं। तो ये होता है शुक्रवाहिनी के कारण और रास्ता ही के कारण होता है। उसके बाद शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य करते हैं? ये तरल स्वायत्त करता है और जो शुक्राणु को सक्रिय करता है और पोषण प्रदान भी करता है। तो ये जो है शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। उसके पश्चात है मूत्र मार्ग। इसका संचलन शुक्राणु के संचलन के समय श्वसन के बाहर निकलता है। यह मूत्र को भी बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। श्वसन इसमें स्पंजी ऊतक विद्यमान रहते हैं जो मिथुन अंग का कार्य करते हैं। देखिए, श्वसन में जो होता है एक स्पंजी लाइक होती है और ये मिथुन अंग का कार्य भी करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ श्वसन का कार्य होता है। The head is the organ associated with their human male reproductive system. The first accessory gland here. The accessory gland include seminal, vesiculus, prostate gland, and Cowper's gland. The seminal is a vesiculus here. A pair of seminal vesiculus are present at the base of the urinary bladder. The seminal vesiculus are stored sperm that descend from the testis and secrete a seminal fluid. The seminal fluid is a
viscous fluid which is provided to the nourishment to be a sperm, and this secretion from about 4 to 80% of the ejaculate of semen through out of the penis. And the next is the prostate gland. The prostate gland is surrounding the first part of the urethra. It is secrete an alkaline fluid which is the discharge into the urethra. This is the fluid keep a sperm alive and help them to swim with goal secretion of prostate gland from about 5 to 3% of the ejaculate. And the corpus gland and the bulbourethral gland. There is the Peyer's gland is that is below their prostate gland and joined to urethra at a short distance from their prostate gland. Carl-Spears gland is secrete of white viscous alkaline secretions remaining mucus which act of the lubricant. That is the most important for the cusp for hair. The next is a spermatozoa and the semen. There is a process of formation of sperm is a term spermatogenesis. Is the spermatozoa are male gamete produced by their testes. A statually human sperm has a three main part: head, neck, tail. Their tips of a sperm is covered by their cap-like structure. Acrosomes is which help to the sperm to the penetrate inside of eggs during fertilization. The structure of human sperm is given below. So here show the structure of a human sperm. Their human sperm is a long of tail and flagellum and mitochondria also present here. And centroid nucleus acrosome containing enzyme and the head. Mapipis. The head is the most important on the fertilization of the egg. There is a tails as a cut on their head. The spermatozoa is immortalized beyond the story in the epidermis, but get activated in the nomotiles by the secretion from the necessary reproductive gland is the male. The secretion of the various is a accessory gland along with their sperm from the semen. The sperms are released in a million. In the concentration about 2 into 10 is 8 sperm. Mean there is 20 crores sperm present of first time here. The sperm are discharged is a 20 crore sperm discharged for the one time. The sperm when they reduce into the vagina of female move with their speed of 2 mm minute in the side of body of female. They are showing the course of sperm from the production in the testes to the reach the urethra is penis. The semiferous tubulus is a test producer sperm. And the ghost ways to sperm pass the vas deferens through the network of tubules. And sperm are stored in the epidermis is the valves but in motile stage. And there also goes way to the vas deferens is a sperm duct. And the 8 leads urethra in a penis. The course of the sperm in the male. तो यहाँ पर जो है मानव जनन तंत्रों में संवर्धन अंग क्या कार्य करते हैं और इसका क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम हर एक अंग का हर एक सिचुएशन का जो है यहाँ पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर एक मुहिम चलाता है जिसको आपको बताना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि आपको जो है आपको जितना हो सके इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना है वीडियो को, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों को उठाना चाहता है, उन बच्चों को जो है अपने साथ लेके चलना चाहता है जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको जो है टीचर भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए त्रिपाण सेंटर हमेशा अग्रसर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वो बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आपको भी अपना कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप पे लगाएं, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी लाभान्वित हो। और ये ना कहें कि उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके साथ देने के लिए त्रिपाण सेंटर ने ही ये मुहिम चलाया है और इसके लिए जो है हमेशा अग्रसर रहते हैं। और मैं जो है यहाँ मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको आगे रहना है, त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ना है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आपको जो है वीडियो मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय में फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको प्राप्त होगी, वो भी बहुत साधारण लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो 100% जो है आपके लिए
तरह तरह के जो है क्वेश्चन आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इसको पेस्ट करना है। तो सोचना नहीं, जल्दी कीजिए दोस्तों, इसको कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मानव नर तंत्र में संबंध अंगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सहायक संग्रंथियाँ। अब कुछ जो होती है, आपको पता है इंसानों में कुछ ग्रंथि जो होती है सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। सहायक ग्रंथियों में अंतर्गत शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर जो है ग्रंथि आती है। तो ये सारे ग्रंथि जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय का एक जोड़ा मूत्राशय के आधार पर विद्यमान होते हैं और ये शुक्राणुओं का संचालन करते हैं जो कि भूषण से निकलते हैं और शुक्राशय तरल पर श्वेत करते हैं। शुक्राशय तरल जो है श्यान यानी विस्कस तरल होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो याद रखना, विस्कोस जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये श्वेत शीशन के इसलिए शुक्र शीशन से बाहर निकलने वाला शुक्राणु का जो है 40 से 80% भाग ही वो होता है। यानी ये जो विकल्प जो होता है 40 से 80% इसी चीज़ों का होता है। उसके पश्चात है पुरस्थल ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं मूत्रमार्ग के पहले इन भाग के चारों ओर से घिरे हुए रहती है और ये एक क्षारीय तरल का जो है श्वेत करती है जो मूत्राशय में विसर्जित होती है। यह तरल शुक्राणुओं को जीवित रखता है और उन्हें तेजी से तैरने में भी सहायता प्रदान करता है। पुरुष ग्रंथि श्वेत स्थिल पाठ का जो है 3 से 5 से जो है 30% भाग होता है। तो पुरुष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। ये स्पर्म को तैरने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही संभव हो सकता है। उसके पश्चात है कॉपर ग्रंथि या कंद मूत्रमाशय ग्रंथि। देखिए, ये जो है मत जोड़ी होती ग्रंथि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे विद्यमान रहती है। याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे रहती है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के उस भाग से थोड़ी दूरी पर मूत्रमार्ग से मिलती है जहाँ पर यह मूत्रमार्ग से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। काउपर ग्रंथि एक सफ़ेद श्यान क्षारीय श्वेत निकालती है जो श्लेष्मा सा होता है और स्नेह का कार्य भी करता है। देखिए, कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है यानी वो मिथुन करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें जो है कुछ श्लेष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हम स्नेहक कहते हैं यानी लुब्रिकेंट कहते हैं। तो ये लुब्रिकेंट क्या करता है, पूरे ही शिशन को यानी जो है स्पर्म को जो आप शीशन को क्या करता है, पूरी तरह से जो है चिपचिपा बना देता है जिससे जो मिथुन आसानी से किया जा सके। तो ये श्लेष्मा स्नेह ग्रंथि कार्य ही होता है, यानी कॉपर ग्रंथि का एक कद जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ निभाता है। तो ये क्षारीय श्वेत निकालती है जो कि इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ या शुक्र भी कहते हुए है। कहते हैं शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्रजनन यानी स्पोटोजोनेसिस कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोजोइस कहते हैं। तो ये जो शुक्राणु नालिकाओं में होते हैं जो भूषणों के भीतर उत्पन्न होते हैं। संरचनात्मक रूप से जो है मानव शुक्राणु के 3 भाग देखने को आपको मिलेगा। एक शीश, ग्रीवा और गुच्छ दिखेगा, पुच्छ दिखेगा यानी हेड, ग्रीवा और जो है इसका टेल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मानव शुक्राणु की संरचना कैसे है। इसी प्रकार के शुक्राणु होते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होती है सेम इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको बहुत लंबे जो है इसके दिखेंगे, टेल दिखेंगे। टेल जो होती है उसको तैरने में हेल्प करता है। जब ये फीमेल के बॉडी में जाता है तो तैरने में इसको हेल्प करता है, तभी जाके ये ओवरी तक पहुंचती है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, कसाब भी होता है, मध्य खंड भी होता है, शीश भी होती है। जब कहते हैं फर्टिलाइज एग होता है उस समय जो है ये पूंछ होती है कट के निकल जाती है। कहाँ से निकलती है, केंद्रीय स्टूलोल से ये आप कट जाती है और सिर्फ जो होता है ये ओवरी के अंदर जो होता है इसका शीश स्थल ही जाता है, यानी शीश के ही एंट्री होता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी यही जाके वहाँ न्यूक्लियस बनाता है और यही जो होता है क्लीवेजिंग करके जो है एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो स्पर्म की जो है पूरा डायग्राम है जिसको आपको समझना बहुत ही आसान है। यानी ये मानव शुक्राणु संरचना का जो है एक विस्तृत डायग्राम है। कहते हैं शुक्राणु का शीश एक टोपीनुमा संरचना से आवृत रहता है। इसे जो है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं, जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। मानव शुक्राणु संरचना जो है आपने भी देखा, कहते हैं शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। देखिए, शुक्राणु अधिभूषण में संचित रहने पर ये गतिहीन होते हैं, कोई गति नहीं करते हैं, लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथि को श्वेत की सहायता से ये सक्रिय एवं गतिशील हो जाते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो ये अगर फीमेल के बॉडी में जाता है तो ये बिल्कुल ही मरा सा रहता है
और वहाँ पर जो होता है फीमेल की जो पावर होती है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तब जाके ये एक तक पहुँचता है। और एक तक पहुँचने में इसका टेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। शुक्राणु के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रोतों के साथ मिलने से शुक्राणु का निर्माण होती है। शुक्राणु मिलियनों में होती है, यानी 1 मिलियन 10 लाख की संख्या में निर्मित होती है। एक कण के लगभग, देखिए एक कण अगर हम लेते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं तो उसमें देखिए कितना होता है, 20 जो है करोड़ से अधिक जो है शुक्राणु विसर्जित होते हैं। तो इतना सारे होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होना संभव होता है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। कई व्यक्ति जो होते हैं फादर नहीं बनते हैं, रीज़न इसका यही होता है कि उनकी शुक्राणु की जो काउंटिंग होती है कम होती है। कहते हैं जब तक उसकी काउंटिंग अधिक नहीं होगी, क्योंकि उनमें से एक को ही प्रवेश करना है, तो अधिक अमाउंट में रहेगी तभी जाके वो प्रवेश करेगा। आपने ये चीज़ें मछलियों में भी देखा होगा कि मछली भी जो होती है अंडे लाखों करोड़ों में देती है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे जो है जीवित रह लेते हैं या उनका जो है आगे वृद्धि हो पाती है। सेम मनुष्य में भी होता है, शुक्राणु के रूप में जो है करोड़ों के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकलता है और उसमें सिर्फ एक का ही प्रवेश होता है, यानी एक ही जो है संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है, ठीक है, कि हर इतने सारे शुक्राणु में सिर्फ एक शुक्राणु जो है अंड से निषेचन कर पाता है। कि शुक्राणु विशेष करते हैं, ये जो शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रवेश कराते हैं तो ये मादा की योनि के भीतर 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करता है। यानी आप देखिए इसका चाल कितना धीमे होता है, यानी 2 mm प्रति मिनट की चाल से आगे बढ़ता है। भूषण में शुक्राणु के उत्पादन से लेकर उनके सेशन में मूत्र मार्ग तक पहुँचने तक ये क्रम दर्शाया गया है। अब देखिए किस प्रकार जो है ये जो है फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है। देखिए भूषण में शुक्रजनन नलिकाएं शुक्राणु बनाती है, शुक्राणु नलिका के जालक के गुजरते हुए शुक्र वाहिकाओं से पहुंचाते हैं और शुक्राणु जो है अधिभूषण में संचलित होते हैं, लेकिन जीवन क्षम पर गतिहीन हो जाते हैं। यानी मैंने पहले ही कहा था कि ये फीमेल के बॉडी में प्रवेश करते ही गतिहीन हो जाते हैं। यानी जो कहते हैं नहीं, लड़के जो होते हैं बहुत कूदते हैं, बहुत अपने आप को तेज़ दिखाते हैं, लेकिन इनका जो स्पर्म होता है फीमेल के बॉडी में जाते ही बहुत कमज़ोर हो जाता है, कोई उनका पावर नहीं चल पाता है। तो इसके पश्चात जो है वाहिकाएं शुक्र नलिकाओं में और उसके बाद सेशन के मूत्रमार्ग के द्वारा निकलते हैं। तो नर में शुक्राणु का अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 10वीं क्लास के बच्चों के साथ साथ जो है +2 के बच्चों के लिए भी और +1 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके लिए आगे वाला जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उसमें हम विस्तार से जानेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो है मानव में जो है मेल के बारे में हमने विस्तार से जाना, हर एक पार्ट को समझा, हर एक चीज़ को समझा, तो उसी तरह से जो है फीमेल के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है और कौन इतना इंपॉर्टेंट योगदान देता है। तो आपने अगला वीडियो ज़रूर देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप अपना एक कार्य करना भूलना मत कि इसको जैसे ही आपका वीडियो ख़त्म होगा देखना है और इसका जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। सिर्फ देख के इग्नोर कर देना, ये सही बच्चों की सही निशानी नहीं है। जो बच्चे त्रिपाणी सेंटर के साथ जुड़ गए हैं उनका ये कार्य सदैव रहना चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा
ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।